अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी। आज आपको बताएंगे कि गिलगित बल्तिस्तान ने हबीब अकरम साहब ने एक सर्वे किया जिसके बाद एक तूफ़ान सा उठा और हर कोई उस सर्वे के बाद अपने तौर पर अपने बयानिए को उसके हक में या मुखालफत में इस्तेमाल करने लगा। इस पे बात करते हैं। अंसार अब्बासी साहब ने आज एक स्टोरी फाइल की है फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के हवाले से, इस पे भी बात होगी और कुछ अदालत से दो अहम खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। पहले बात कर लेते हैं ज़रा गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन की, क्योंकि इस वक्त ये हॉट इशू बना हुआ है। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस को कवर करने के लिए मुख्तलिफ सहाफ़ी ज़ाहिर है वहाँ पर मौजूद हैं और उसमें कुछ तो ऐसे चैनल्स जिनके ऊपर ये छाप है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के चैनल हैं और वो ख़ास एजेंडे के साथ लॉन्च किए गए और उनके सहाफ़ी जो हैं वो ख़ास तौर पर PTI को निशाना बनाते नज़र आते हैं। उनसे मुतालिक मुख्तलिफ मामलात के ऊपर ही सिर्फ गुफ्तगू करते हैं और बज़ाहिर कुछ उनमें ऐसे लोग भी हैं जो पहले कभी PTI के हमदर्द ख़ुद को ज़ाहिर करते थे, लेकिन अब वो काफ़ी हद तक PTI को ना सिर्फ ये कि तनकीद का निशाना बनाते हैं बल्कि बाकायदा ऐसा लगता है कि रियासत के हक़ में बयानियाँ बनाने की भी कोशिश करते हैं। तो बहुत से लोग वहाँ पर मैदान में उतरे हुए हैं और पहले से एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही थी कि जनाब PTI की मकबूलियत गिलगित बल्तिस्तान में कोई बाकी नहीं है और ना ही वहाँ पर कोई उनकी जीत का इम्कान है और ये धांधली का रोना रो रहे हैं और इन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड भी दस्तयाब है और ये सिर्फ ड्रामेबाजी कर रहे हैं। तो ये बयानिया लेकर वो लोग पहले ही उतरे हुए थे। कुछ ने उनमें ये भी शामिल कर दिया कि जी इनके कैंडिडेट्स अच्छे नहीं हैं और ये भी शामिल कर दिया कि इन्होंने तो कैंडिडेट्स खड़े ही नहीं किए। तो मुख्तलिफ़ किस्म के हर किसी के अपने तबसरे तज्ज़िये नज़र आ रहे थे। ऐसे में हबीब अकरम साहब भी अपनी टीम के साथ गिलगित बल्तिस्तान पहुँचे। हबीब अकरम साहब के हवाले से मैं ये वाज़े कर दूं कि मुस्तनद तरीन अगर आप इलेक्शन के ऊपर कवरेज और ख़ास तौर पर जो उनके प्री इलेक्शन सर्वे होते हैं अगर आप वो जानना चाहते हैं तो हबीब अकरम साहब को आप फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं उनके 2018, 2013 और उसके बाद 2024 के जितने भी इलेक्शंस में उन्होंने सर्वेस किए मैं जानती हूँ कि वो बहुत ही टेक्निकली बड़े कैलकुलेटेड वे में करते हैं। दूसरी बात ये कि उनके सर्वे के नताइज बाद में जो रिज़ल्ट्स आए इलेक्शंस के, एक्चुअल जो रिज़ल्ट्स थे उनसे बहुत हद तक मुमासलत रखते थे और उनकी प्रेडिक्शंस काफ़ी हद तक दुरुस्त साबित हुई। और उसके साथ साथ ये भी कि हबीब अकरम साहब बहरहाल उन सहाफ़ियों में से हैं जिन्होंने हमेशा उसूल के ऊपर रहकर गुफ्तगू की है, चाहे वो किसी भी पार्टी की हिमायत या ख़िलाफ़ हो। आपको याद होगा PTI की हुकूमत में बहुत से लोग इस बात पे भी तनकीद करते थे कि हबीब अकरम साहब PTI की हुकूमत पे भी तनकीद करते थे, लेकिन जब PTI आपने देखा कि अगर इस वक्त उनके साथ ज़्यादती हो रही है या इमरान खान साहब ने कोई स्टैंड लिया है तो हबीब अकरम साहब ने बिल्कुल किसी खौफ को, बिल्कुल किसी मसलहत को खातिर में ना लाते हुए बड़े खुलकर इस वक्त भी जो निज़ाम है उसकी मुखालिफ एक मौक़िफ़ अपनाया और उसकी पादाश में उन्हें नौकरी से भी हाथ धोने पड़े। वो फिर डिजिटल मीडिया पर अपना काम करते रहे और अभी भी वो अपने सर्वेस जो हैं वो डिजिटल मीडिया पे कंडक्ट करके पोस्ट भी कर रहे हैं। तो इसलिए उनकी जो क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। वो बहुत ही एक मुस्तनद, मायनाज और बहुत मोतबर सहाफ़ी हैं। और हबीब अकरम साहब जो हैं वो गिलगित बल्तिस्तान में पहुँचे तो उन्होंने GB 1-2 में सर्वे किया और वहाँ पर जो उन्होंने सर्वे के नताइज दिखाए उसमें PTI जो थी वो आखिरी नंबर पर थी और शुरू में उन्होंने बताया कि PMLN जो है वो लीड कर रही है, पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पर है, फिर अदर्स वोट भी हैं और फिर नो वोट भी हैं जो बहुत बड़ी तादाद में, कोई 19-20% जो ऐसे लोग हैं जो अनडिसाइडेड हैं, जिन्होंने अभी तक सोचा नहीं है कि वो वोट किसको करेंगे और करेंगे भी या नहीं करेंगे। तो अनडिसाइडेड वोट है उनका। एन मुमकिन है कि पोलिंग डे पर वो सारा वोट PTI को पड़ जाए, एन मुमकिन है कि वो जाएँ और किसी को भी वोट कर दें और ये भी मुमकिन है कि वो जाएं ही ना वोट करने के लिए। तो ऐसे ज़ाहिर है वोटर्स मौजूद होते हैं जो किसी फैसले पे नहीं पहुंचे होते इलेक्शन से पहले। तो बहरहाल उन्होंने जब ये सर्वे किया तो उसके ऊपर जो है वो एक सिलसिला शुरू हो गया PTI के हिमायती सोशल मीडिया अकाउंट्स की जानिब से तनकीद का और उन्होंने कहा कि देखें जी हबीब अकरम साहब जो हैं ये बिल्कुल यहाँ पे सही सर्वे नहीं पेश कर रहे और PTI की तो इंतहाई मकबूलियत है, लेकिन हबीब अकरम साहब ने यहाँ पे जो सर्वे किया
किया है। इसमें उन्होंने जानबूझकर PMLN को यहाँ पर मकबूल जमात दिखाया है, पीपल्स पार्टी को मकबूल जमात दिखाया है, जबकि असल में तो ग्राउंड पर PTI की ज़्यादा मकबूलियत है। कुछ लोगों ने ये कहा कि उन्होंने बारीक वारदात डाली है और उन्होंने जानबूझकर PTI के नैरेटिव को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। तो एक उनके ऊपर तनकीद का सिलसिला शुरू हो गया। यानी PTI के जो हामी हैं वो ये मानने के लिए तैयार नज़र नहीं आते थे कि वहाँ पर GB1-2 में कोई PTI की मकबूलियत में कमी आई है या वहाँ पर PTI लीड नहीं कर रही। दूसरी तरफ जो हुकूमत के हामी और निज़ाम के हामी ख़ास महाज पर उतरे हुए लोग थे, उन्होंने भी हबीब अकरम साहब के सर्वे को पोस्ट करना शुरू कर दिया और कहा कि देखें जी, हम तो पहले ही कह रहे थे कि इनकी मकबूलियत नहीं है, अब तो हबीब अकरम साहब जो कि वाज़े तौर पर PTI की तरफ झुकाव रखते हैं, ये उन्होंने कहा। और कहा कि जी उन्होंने ख़ुद जो सर्वे किया उसके नतीजे आप देख लें कि PTI तो आखिरी नंबर पर है और ये जो है अब इनको शिकस्त होगी और ये शोर अमी फजूल में मचाते हैं कि जी धांधली हुई, हालांकि इनकी यहाँ पे मकबूलियत ही नहीं है। ये तो ख़ुद हबीब अकरम साहब के सर्वे में बात साबित हो गई। अच्छा, अब इसके ऊपर जो दोनों का मौक़िफ़ है वो दुरुस्त नहीं है। पहली बात तो ये कि हबीब अकरम साहब ने कोई ओवरऑल सारी सीटों के ऊपर इलेक्शन सर्वे करके और कोई हतमी रिजल्ट नहीं दिया कि कौन लीड कर रहा है। उन्होंने अभी सिर्फ 2 हलकों या 1 हलके या 2 हलके की सर्वे किया और उसके ऊपर वो हल्का बहल्का चूँकि वो सर्वे करते हैं तो उसी हिसाब से वो साथ साथ उसके रिजल्ट्स बता देते हैं। तो ऐन मुमकिन है कि उन्होंने जिस इलाके से सर्वे शुरू किया वहाँ पर वाक़तन दूसरी जमातें आगे नज़र आ रही हों। और ये होता भी है आमतौर पर, जैसे मैं कई दफ़ा बात कर चुकी हूँ कि GB वगैरह में आमतौर पर लोग उन्हीं जमातों को वोट देने में कंफर्टेबल फील करते हैं जो मरकज़ में हुकूमत में होती हैं, ताकि उन्हें फ़ंड्स मिलें और काम हो सकें। तो यहाँ पर जो था, अगर मुमकिन है कि उस 1 हलके में या 2 हलकों में या 4 हलकों में PTI का वोट ना हो या कम हो, तो ये तो नहीं हो सकता कि इक्वली हर जगह पे हर हलके में इक्वली PTI का वोट होगा और कोई उस पर 19-20 नहीं हो सकता। ज़ाहिरी सी बात है, लोगों की चॉइस अपनी बदल भी सकती है और ये भी हो सकता है कि कुछ जगहों पर PTI की मकबूलियत ना हो। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि PTI इस वक्त भी मकबूल तरीन जमात है और पाकिस्तान में इस वक्त भी बेतहाशा लोग, अगर मैं बहुत मुबालगा राई से काम ना भी लूँ तो 70% से करीब लोग जो हैं वो PTI के ही सपोर्टर्स हैं। इसी तरह वहाँ पे भी बहुत सपोर्ट है PTI की, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर किसी एक हलके में सर्वे आपकी मंशा के मुताबिक नहीं रिजल्ट दे रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस सहाफ़ी को ही क्वेश्चन कर दें कि जी इसने डंडी मारी है या ये बदनीयती पर मबनी सर्वे है। तो ये बहुत ही अफसोसनाक मेरा ख्याल है रवैया है, ये नहीं होना चाहिए। ये वही सहाफ़ी हैं जो अगर डंडी मारना चाहते तो 2024 में भी मार लेते, वो डंडी मारना चाहते तो उसके बाद भी इलेक्शंस के ऊपर क्वेश्चन ना करते और खामोशी से इसी निज़ाम में, जैसे बहुत से लोग अपनी नौकरियां बचाकर कोशिश कर रहे हैं कि सर्वाइव करें, तो वो भी ये कर सकते थे। उनकी अच्छी जॉब थी और वो ये जी लाइट चली गई, सॉरी, तो अच्छी जॉब थी, वो मज़े से अपना काम कर सकते थे। लेकिन उन्होंने अपनी जो बात थी उसको उसी तरह बग़ैर किसी खौफ के जारी रखा, जिसकी वजह से उन्हें हाथ धोना पड़ा। तो अगर उन्होंने कोई बारीक वारदात डालनी होती या अगर कोई उन्होंने डंडी मारनी होती या कोई इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी का मुजाहरा करना होता तो वो उस वक्त भी कर सकते थे। तो अगर उन्होंने उस वक्त नहीं किया तो अब एक GB के इलेक्शन के लिए वो क्यों करते? तो इस बात को अंडरस्टैंड नहीं किया गया कि ये सिर्फ 1 या 2 हलके के अभी नताइज थे और उसके ऊपर नतीजा नहीं कर लेना चाहिए। दूसरी तरफ जो हुकूमत के हामी यूट्यूबर्स हैं या उनके जो सहाफ़ी हैं जो इस मकसद के लिए उतरे हुए थे कि ये शो करना है कि जी PTI की मकबूलियत नहीं है, ज़ाहिर है उनसे आप और क्या उम्मीद करते हैं। तो उन्होंने तो अभी वहाँ पे ग्राउंड पे कदम भी नहीं रखा और घर पे बैठ के बता रहे थे कि जी वहाँ पे मकबूलियत नहीं है। तो उन्होंने तो इस तरह की किसी चीज़ को ज़ाहिर है फ़ौरन प्रोपेगेट करने के लिए इस्तेमाल करना ही था, तो वो उन्होंने वही किया जो उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था। तो असल बात ये है कि अभी तो उन्होंने सर्वे शुरू किए, बल्कि मेरे ख्याल से अभी आगे उन्होंने जो हुंजा का सर्वे किया उसमें PTI आगे है, तो ये आगे भी वो मज़ीद सर्वेस करेंगे तो मुख्तलिफ सूरत हाल भी हो सकती है और ऐन मुमकिन है कि वहाँ पे भी इसी किस्म की सूरत हाल देखी जाए। इसके अलावा भी बहुत से लोग सर्वे कर रहे हैं। मैंने नया पाकिस्तान के हसनैन रफ़ीक का भी सर्वे देखा है, वो अनकट सर्वे करते हैं। उन्होंने दावा किया है कि वहाँ पर अनकट सर्वे में 60% जो मकबूलियत थी वो PTI की आगे नज़र आ रही थी। उन्होंने ये स्कर्दू में किया था कंडक्ट और स्कर्दू में ऐन मुमकिन है कि PTI की मकबूलियत ज़्यादा हो। तो ये आपको मुख्तलिफ सर्वेस जो हैं वो एक अंदाज़ा दे देते हैं, एक आइडिया दे देते हैं कि कौन सी पार्टी जो है वो आगे जा सकती है, किसकी मकबूलियत है, लेकिन ये कोई हतमी रिज़ल्ट्स बहरहाल नहीं हुआ करते
اور الٹیمیٹلی پولنگ ڈے ہی فیصلہ کرتا ہے کہ ووٹر جا کے کس کو ووٹ کرائے. اور پھر اس کے بعد پاکستان ہو یا پاکستان کے زیر انتظام علاقے ہو, وہاں پر تو پھر آپ کو پتہ ہے فارم 47 بھی اب یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کس کو حکومت بنا کے دینی ہے. تو گیم ابھی باقی ہے, لیکن اس کے اوپر ایک طوفان بہت اٹھا, اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ رویہ چینج کرنے کی ضرورت ہے. جب آپ میدان میں اترتے ہیں تو ہر طرح کا دن ہوتا ہے, کبھی آپ اچھا کھیلتے ہیں, کبھی آپ اچھا نہیں بھی کھیلتے, کسی جگہ پہ آپ کی اسٹرینتھ ہوتی ہے, کسی جگہ پر آپ کی ویکنس بھی ہوتی ہے, اور بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں انتخابات میں. ظاہری سی بات ہے, اس چیز کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ وہاں پر انہیں آزادی سے ایون کیمپین تک نہیں کرنے دی جا رہی, اور عمران خان جو ان کے مین لیڈر ہیں وہ ابھی تک سٹل جیل میں ہیں. آپ دیکھیں ان کے جو مین لیڈرز ہیں, بلاول, آصفہ, نواز شریف, یہ سارے وہاں پہ اتر کر جو ہے خود گراؤنڈ پر اتر کر جلسے کریں, کیمپین کریں, اور ادھر پی ٹی آئی کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ ان کی جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے اس کو بھی اٹھا کے وہ صوبہ بدر کر رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ووٹر یہ دیکھ کے ڈس اپوائنٹ بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی ہم ووٹ کر بھی آئیں گے تو جو کیمپین نہیں کرنے دے رہے وہ حکومت کہاں بنانے دیں گے. تو ظاہری سی بات ہے یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو فیکٹر ہو سکتی ہیں پی ٹی آئی کے ووٹر کو ڈی مورلائز کرنے کے لیے, لیکن اس کا ویسے الٹا رزلٹ بھی نکل سکتا ہے جو ہم نے 8 فروری میں دیکھا, کیونکہ یہ فیکٹرز اس وقت بھی تھے, لیکن پی ٹی آئی کا ووٹر جو تھا وہ نکل کر اس نے ان کے تمام ڈس اپوائنٹمنٹ پھیلانے والے اور ڈی مورلائز کرنے والے جو بیانیے تھے ان کو اٹھا کے پھینکا, اور انہوں نے الٹا مزاحمت کے ساتھ آ کر ووٹ دیا اور ریٹیلیٹ کیا اس بیانیے کے خلاف, اور انہوں نے کہا کہ نہیں, جیتتے ہیں ہارتے ہیں جو بھی آپ نے کرنا ہے وہ بات کی بات, لیکن ووٹ ایک دفعہ ہم نے دے کے آنا ہے. اور انہوں نے دیا, اور پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے جس طرح آدھی رات کو دوڑے لگی اور جو کچھ ہوا. تو ممکن ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگ بھی ایسی ہی کوئی تاریخ رقم کریں, اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کمفرٹیبل اپنے جو ووٹر پیٹرن ہے اسی کے حساب سے جائیں. تو ابھی دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا مزید ہوتا ہے, لیکن بہرحال یہ کافی اس کے اوپر ایک شور مچا ہوا تھا. بہرحال ایسا نہیں ہے کہ تمام صحافی واقعی کوئی بہت آنیسٹی سے کام کرتے ہیں, بہت سے لوگ بڑی انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کا مظاہرہ کرتے بھی ہیں, اور انصار عباسی صاحب بھی شاید ان میں سے ایک ہیں. انفارچونیٹلی بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ان کی جو تجزیے ہیں اس میں بہت تضاد نظر آتے ہیں, خاص طور پر اس وقت جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ عمران خان کی حکومت میں جن ایشوز کے اوپر جس انداز سے, جس شد و مد کے ساتھ, اور جن فیکٹرز کے ساتھ, اور جن آرگیومنٹس کے ساتھ بات کرتے تھے, اب انہی معاملات کے اوپر وہ کس طرح اپنا 180 ڈگری کا ایک بالکل چینج لے چکے ہیں, اپنے پوائنٹ آف ویو میں یو ٹرن لے چکے ہیں, تو وہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے. ابھی انصار عباسی صاحب جو ہیں انہوں نے آج ایک رپورٹ کی ہوئی ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ جناب جو ابھی تک فارم 45-47 کا پی ٹی آئی کا بیانیہ تھا وہ تو پوری طرح پٹ چکا ہے. وجہ اس کی یہ بتاتے ہیں کہ جناب دیکھیں جتنی بھی انتخابی عذرداریاں تھیں جو الیکشن کمیشن میں پٹیشنز فائل کی گئی تھیں الیکشن کی عذرداریوں پر, دھاندلی کے اوپر, تو اس میں ساری جو پی ٹی آئی کی درخواستیں تھیں وہ تو مسترد ہو گئیں. اور انہوں نے کہا کہ جناب دیکھیں جو یہ موجودہ حکومت کے فارم 47 تھے انہی کو انہوں نے جو ہے برقرار رکھا. تو یہ تو بڑا ان کے بیانیے کو نقصان پہنچا ہے کہ ایک بھی سیٹ ان کو واپس نہیں مل سکی اگر بقول ان کے دھاندلی ہوئی تھی. تو انصار عباسی صاحب بیسکلی یہ کوشش کر رہے تھے کہنے کی کہ جناب کوئی دھاندلی نہیں ہوئی جی, سارا کچھ ٹھیک ہوا ہے, اور اسی لیے دیکھیں نا الیکشن پٹیشنز جو ہیں وہ انہی کی پی ٹی آئی کی مسترد ہو رہی ہیں. تو اس وجہ سے پھر جو ہے وہ تنقید ان کے اوپر ہوتی ہے کہ اتنی بڑی آپ کیسے تضادات پر مبنی جو ہے وہ سٹوریز کر لیتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ فارم 45 یا 47 کی بات تو تب کی جائے نا جب کسی نے فارم 45 چیک کیے ہوں. آپ کو پتہ ہے ابھی تک جتنی بھی درخواستیں خارج ہو رہی ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں کی وہ ٹیکنیکل بنیادوں پر ہو رہی ہیں. ٹیکنیکل بنیادیں کیا ہے جی, آپ نے دیر سے درخواست دائر کی, جی آپ نے سائن نہیں کیے, جی آپ نے فلاں کا جو وہ اٹیسٹڈ کاپی تھی فلاں چیز کی وہ نہیں لگائی. اس طرح کی ٹیکنیکل چیزوں کے اوپر درخواستیں مسترد کی جا رہی ہیں. یہ نہیں ہے کہ کوئی انہوں نے چیک کیا ہے کہ واقعی فارم 45 جو ان کے تھے وہ اوریجنل ہیں یا نہیں ہیں, اور جو فارم 45 کا رزلٹ ہے وہ 47 سے میچ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. ایسی کوئی چیکنگ کسی ایک حلقے میں بھی نہیں ہوئی. مائنڈ اٹ, صرف اور صرف کیا کیا گیا ہے کہ اس طرح کی فضولیات لاجکس کے ساتھ جو ہے ان کی پٹیشنز خارج کر کے اور پی ایم ایل این کے جو امیدوار ہیں ان کو جیتا ہوا قرار دیا گیا ہے. تو یہ انصار عباسی صاحب نے تفصیل نہیں بتائی, یہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. صرف طارق محمود جہانگیری صاحب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج تھے جنہوں نے الیکشن پٹیشنز میں فارم 45 منگوائے تھے, اور ابھی انہوں نے صرف فارم 45 منگوائے تھے کہ اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا وہ آپ کو بھی پتہ اور مجھے بھی پتہ ہے.
40 साल पुरानी उनकी डिग्री उठा के उन्होंने जाली करार दिलवा दी और उनको वहाँ से जजी से ही फारिग करा दिया, हाई कोर्ट से ही फारिग करा दिया उनको। तो जब बाकी जजेस ये देखेंगे कि जिसने फॉर्म 45 मंगवाए उस जज के साथ ये हाल हुआ है, तो कौन जुर्रत करेगा कि जनाब हम भी अपना सारा करियर जो है वो तबाह बर्बाद कर लें फॉर्म 45 मंगवा के। तो किसी ने इतनी जुर्रत ही नहीं करनी थी, जैसे फिर उन्हें बताया गया उन्होंने वैसे किया। दूसरी बात, इन्होंने क्या किया कि इलेक्शन एक्ट में सारी तरमीम की, और पहले ये तयशुदा बात थी कि जो सिटिंग जजेस हैं वही इलेक्शन पिटिशंस को सुनेंगे, उनकी समाअत करेंगे। लेकिन इन्होंने जो पीडीएम की हुकूमत थी, इन्होंने क्या किया कि इलेक्शन एक्ट में इन्होंने तरमीम की और उसके बाद ये तय कर लिया कि जितने भी रिटायर्ड जजेस हैं वो बैठ के इलेक्शन पिटिशन सुनेंगे। उससे इन्होंने क्या किया कि रिटायर्ड जजेस जो है वो सारे इनके जो अपने मनपसंद लोग थे उनको ला के अपॉइंट किया कि जी आप मेरे दोस्त हैं, आप मेरा इलेक्शन का जो हल्का है उसके उजरदारियां आप सुन लें, आप फलां के सुन लें, वो उसका जज है। वो सब ने अपनी मर्जी के जज लगवा लिए ताकि कोई किसी की पिटिशन जो है वो पीटीआई के खिलाफ, पीटीआई की जो पिटिशन है किसी के खिलाफ वो मंजूर ही ना करे। तो ये सारी बातें अंसार अब्बासी साहब ने नहीं बताई कि किस तरह ये जो इलेक्शन डकैती थी, धांधला था, डाका मारा गया था, मैंडेट चोरी थी, इसको लेजिटिमाइज करने के लिए ना सिर्फ ये कि ये पूरा सिस्टम ही इलेक्शन एक्ट का तब्दील करके, ट्राइब्यूनल्स का सिस्टम तब्दील करके जजेस बदले गए, बल्कि उसके साथ साथ इस बात को इंश्योर किया गया कि वो जजेस भी जो अपनी मर्जी से लाके बिठाए गए हैं वो भी इवन फॉर्म 45 ना मंगवाएं और टेक्निकल बुनियादों पर खारिज करवाई गई। तो ये है वो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी जो हमारे बहुत से नाम नहाद सीनियर जो सहाफ़ी हैं वो करते हैं, और फिर जब उनको उसके ऊपर तनकीद सुननी पड़ती है तो फिर वो चीखें मारते हैं कि जनाब हमारे साथ बदतमीज़ी की जा रही है, ये की जा रही है, लेकिन अपनी जो उनके कारनामे हैं उसके ऊपर वो गौर नहीं करते। तो ये जी आगे भी इसी तरह फॉर्म 45, 47 का रौला चलता रहेगा, क्योंकि इस तरह के जो दानिशवर हैं ये मौजूद रहेंगे इस तरह के सिस्टम को लेजिटिमाइज करने के लिए, उसकी तावीलें देने के लिए कि हाँ जी ये सब कुछ जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। आखिर में जी 2 अदालती कार्रवाइयों से मुतल्लिक भी आपको अपडेट कर दें। आपको नूर मुकद्दम जो कत्ल केस है वो याद होगा, उसमें जाहिर जाफिर जो ये मुजरिम था इसको सजाए मौत सुप्रीम कोर्ट ने भी दे दी थी। इनकी जानिब से नजरसानी अपील दायर की गई थी, आज उसके ऊपर भी समाअत हुई और उस अपील को भी मुस्तरद कर दिया गया, उनकी सज़ा बरकरार रखी गई है। तो सजाए मौत उनकी जो है वो बहाल है और अब उनके पास कोई चॉइस नहीं है, यानी जितने वो अपीलें कर सकते थे इस फैसले के खिलाफ वो पूरी की जा चुकी हैं। तो नूर मुकद्दम जो है उसको एक दफ़ा फिर इंसाफ मिल गया है। इसके अलावा जो एक और हाई कोर्ट से खबर है वो लाहौर हाई कोर्ट से है, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग भी है और अफसोसनाक भी है। आपको याद है कि जो अज़हर सिद्दीक एडवोकेट साहब हैं ये पीटीआई से ताल्लुक़ रखते हैं और ये अक्सर ही अवामी मफाद आमा के पेश नज़र मुख्तलिफ पिटिशन्स जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट में फ़ाइल करते रहते हैं अपने तौर पर। और ये हाल ही में इन्होंने कोई पिटिशन फ़ाइल की हुई थी बिजली, गैस और ये जो एनर्जी क्राइसिस है, पेट्रोलियम मसनूआत, इनकी कीमतों पर लोड शेडिंग के हवाले से। तो इस किस्म की इन्होंने जो पिटिशन फ़ाइल की हुई थी उसके ऊपर हाई कोर्ट ने एक अजीबोगरीब फ़ैसला सुनाते हुए ना सिर्फ ये कि उनकी पिटिशन्स को मुस्तरद किया बल्कि उसके साथ साथ उन्हें 1 लाख रुपए जुर्माना भी लगा दिया है। और ये अब अपनी नौयत के अलग फैसले हैं जो हाई कोर्ट्स दे रही हैं, यानी आप बेसिकली डिस्करेज कर रहे हैं कि कोई अब अदालत का आके दरवाज़ा भी ना खटखटाए, क्योंकि अब हर कोई अगर कोई ये समझेगा कि ये ज़्यादती हो रही है वो उसके लिए अदालत जाएगा, तो उसके ज़हन में ये खौफ होगा कि अगर मेरी पिटिशन मुस्तरद की अदालत ने तो साथ मुझे 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख का जुर्माना भी ठोक दिया जाएगा कि लो भाई तुम दोबारा आए कैसे। तो ये अब यानी आपके ऊपर महंगाई का जितना मर्जी बम गिरे, आपको बेशक हुकूमत जो है निचोड़े या आपके साथ जो एक तो ड्यू उनके बनते हैं टैक्सेस चलें वो तो अलग बात रही, लेकिन उसके अलावा जो जालिमाना इजाफे हैं उनके खिलाफ अगर कोई किसी को पहले ये एक छोटी मोटी उम्मीद हुआ करती थी कि जनाब चलें अदालत में चले जाएंगे, तो वहाँ पे भी अब दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। और ये सब करामात हैं 26वीं 27वीं तरमीम की कि अदालतों को बिल्कुल सरेंडर करवा के एक ज़ेली इदारा बना दिया गया हुकूमत का। और इसी वजह से हुकूमत के ख़िलाफ़ अब जब कोई आप पिटिशन लेके जाते हैं तो आपको पहले से ही पता होता है कि हुकूमत के ख़िलाफ़ किसी पिटिशन पर कोई जज हुकूमत के ख़िलाफ़ ना तो फ़ैसला देगा ना उसको एंटरटेन करेगा। और अब तो हद ही हो गई, यानी कि हुकूमत के ख़िलाफ़ फ़ैसला देना या उसको कोई बाज़पुर्स करना तो दूर की बात है, उल्टा जो हुकूमत के ख़िलाफ़ लेकर आएगा कोई पिटिशन उसको जुर्माने भी लगाए जाएंगे
تمہاری ایسی کی تیسی، تمہاری جرت کیسی ہوئی کہ تم حکومت کے خلاف جو ہے وہ پٹیشن لے کر آ گئے. تو یہاں تک اب ان عدالتوں کو سبارڈینیٹ قسم کا جو ہے وہ ایک ڈپارٹمنٹ بنا دیا گیا ہے اس 26ویں اور 27ویں ترامیم کے نتیجے میں. تو یہ اب اظہر صدیق صاحب بیچارے جو ہیں وہ ہر چھوٹی بڑی بات پہ چلیں کچھ نہ کچھ جا کے کوشش کرتے تھے، تو ان کو بھی انہوں نے یہ راہ دکھائی ہے کہ بھائی تم ہر وقت آ جاتے ہو تو لوگ پکڑو، اب تمہیں جرمانے بھی کریں گے تاکہ تم دوبارہ جو ہے پٹیشنیں لے کے بھی نہ ہو. تو یہ ہو رہا ہے جی اس ملک میں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.